प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 का 4th पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। शुरुआत के 3 पार्ट्स में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। मिरर्स के थ्रू जो डायग्राम्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट के इमेज किस प्रकार से बनेंगे, दोनों मिरर्स में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, उनके यूजेस और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले, ये सब कुछ हमने शुरुआत के 3 पार्ट्स में देखे। अब हम यहाँ पार्ट नंबर 4 में, तो पार्ट नंबर 4 में हम आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है, कैसे, ये हम समझेंगे। देखिए, चलिए बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? ये रिफ्रैक्शन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में या इसके पहले देखा हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें बाउंसिंग बैक होता था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए इसके पहले हम ये जानते हैं कि लाइट रे हमेशा किसी मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलती है। मीडियम समझते हैं हम। यहां जब बात करते हैं मीडियम की, मीडियम मतलब जिसमें से ये रे ट्रेवल कर रही है। लेकिन जब भी हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, यानी रिलेटेड टू लाइट पढ़ते हैं, तो हम जब मीडियम की बात करते हैं तो कौन सा मीडियम लेते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जनरली हम अपनी डेली लाइफ में कौन से ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज करते हैं? हम जनरली 3 मीडियम यूज करते हैं। फिर तो ऑयल बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, बट हम 3 मीडियम यूज करते हैं। कौन कौन से 3 मीडियम यूज करते हैं? एयर, ग्लास एंड वाटर। इन्हीं 3 मीडियम पर हम आज अपने मोस्ट ऑफ द पार्ट में बात करेंगे। फिर एक वर्ड जो हम यहां यूज करेंगे वो आएगा, चीज तो हो गई ना, 3 मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तीनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बट हम एक वर्ड पढ़ेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये क्या कहता है वर्ड? देखिए, कई सारी चीजें मिक्स होकर रहेंगी। जैसे हम जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना है कब होता है? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स इन वन मीडियम एंड एंटर्स इन अदर मीडियम। मान लीजिए रे ऑफ लाइट जा रही है और ये जो मीडियम्स की बात कर रहे हैं ना, चलिए इसको हटाते हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये एयर है और ये वाटर है, ये इसका इंटरफेस, मतलब ये बॉर्डर वाली लाइन है, इस बॉर्डर के ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। अब यहां से ये रे ऑफ लाइट जा रही है ऐसे, इस रे ऑफ लाइट का एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, बट मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर में आ गया। तो क्या ये अपने पुराने वाले पाथ को फॉलो करेगी या अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी? डेविएट होने के 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी ऊपर की साइड, या नीचे की साइड के डायरेक्शन में आएगी। तो आपके सामने क्वेश्चन सबसे पहले तो ये होता है कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या ये अपने पुराने पाथ को फॉलो करेगी या इसका पाथ चेंज हो जाएगा? तो क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। मीडियम्स की बात भी करेंगे, मीडियम में क्या ऑप्टिकल डेंसिटी का फर्क होता है
ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और किसी मीडियम की डेंसिटी को हम क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम समझेंगे अपने आज के टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोबारा से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी समझते हैं ना, स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है? एयर में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिनोटेड बाय c वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर और वैक्यूम में स्लाइटली फर्क होता है, तो वैक्यूम की स्पीड है उसी को हम एयर की स्पीड ले लेते हैं। अब ये मान लीजिए एयर हो गया और ये हो गया वाटर। जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही उसकी स्पीड में फर्क हो जाता है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए जब भी ये देखिए ये डायरेक्शन में आ रही थी रे, लाइट रे, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो गया तो अब वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। सवाल फिर हमारे सामने वही है कि डायरेक्शन कहाँ होगा? क्या ये अपने पाथ को फॉलो करेगी? नहीं करेगी। मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो ये अपने पाथ को फॉलो नहीं करेगी। अब जाएगा कहाँ? इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके ये जो पॉइंट है ना, इंटरफेस पर जो पॉइंट है जहां से इसने मीडियम को चेंज किया है, उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। सो ये कहलाता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब देखिए अगर ये अपने रास्ते को चेंज करेगी, पाथ से डेविएट होगी, तो डेविएट होने के दो तरीके हैं। या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो अब जाएगी कहां और क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, हमें ध्यान कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए हम एक वर्ड पढ़ते हैं ना, जिसको अभी हमने लिखा था ऑप्टिकल डेंसिटी। तो कुछ हद तक हम इसको नॉर्मल डेंसिटी से भी समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बात ऑप्टिक्स की कर रहे हैं तो ऑप्टिक्स यानी रे ऑफ लाइट के लिए कौन सा मीडियम डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, कौन सा मीडियम रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, इसकी हम बात करेंगे। तो नॉर्मल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जहां पार्टिकल्स पास पास होते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है। तो सबसे कम डेंसिटी अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस में बात करते हैं तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? गैस की। क्यों? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जब हम बात करते हैं लिक्विड की तो एयर से, गैस से ज्यादा डेंस होता है लिक्विड, और लिक्विड से ज्यादा डेंस होता है सॉलिड। तो जब हम यहाँ एयर वाटर और ग्लास तीन की बात करते हैं तो एयर इज वेरी रेयर। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी हम उस मीडियम को क्या कहेंगे? रेयरर मीडियम। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। तो सबसे ज्यादा कौन रेयर हुआ इन तीनों में? एयर। और सबसे ज्यादा डेंस क्या हुआ? ग्लास। तो हमेशा याद रखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए पेयर ऑफ मीडिया जरूरी है। दो मीडियम चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सेम मीडियम में तो सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में चलेगी तो मीडियम चेंज होगा, तभी डायरेक्शन चेंज होगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? When light travels from one medium to another medium, then it deviates from its path. ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। This phenomena is called refraction of light. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या जरूरी है? कि अपने मीडियम कोई चेंज हो। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, यानी मीडियम अलग अलग डेंसिटी का नहीं होगा, तब तक रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है? अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। अब फिर वही बात,
डेविएशन के दो तरीके, ये पहला और ये दूसरा। कब आएगी ये नॉर्मल की तरफ और कब जाएगी ये नॉर्मल से दूर? तो देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, रेयरर और डेंसर समझ में आ गया होगा, पार्टिकल्स दूर दूर है, रेयरर मीडियम, पार्टिकल्स पास पास है, डेंसर मीडियम। तो एयर सबसे ज्यादा रेयर है, एयर और वाटर में कौन रेयर होगा? एयर। वाटर कैसा होगा? डेंसर। वाटर और ग्लास लेंगे तो वाटर रेयर हो जाएगा, ग्लास डेंस हो जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो दो रूल याद रखेंगे। देखिए, व्हेन लाइट रे travels from rarer medium to denser medium, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब ये कहने का है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये रे ऑफ लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में। चलिए एक काम करते हैं, स्केल की हेल्प ही लेते हैं। ये लेते हैं, चलिए। ये रे आ रही है आपकी, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अब अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये मान लीजिए एयर है और ये वाटर है। अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। ये सीधी जाने की बजाय इस रास्ते पर मुड़ जाएगी। ये नॉर्मल है, समझ में आई बात? जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। दिस इज, अब आप लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख पा रहे होंगे इस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया। तो जब भी ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। इसी का जब उल्टा होगा, यहां देखते हैं। इसका पहले ओरिजिनल पाथ बनाते हैं। अब क्या करते हैं, डेंसर मीडियम ऊपर कर देते हैं, रेयरर मीडियम नीचे कर देते हैं। ठीक है ना? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अब देखिए पाथ भी चेंज हो जाएगा। अब ये नॉर्मल से दूर भागेगी।
लाइन क्या बन जाएगी? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यहीं ये लाइन पलट जाएगी। लाइन क्या आ जाएगी? डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। It bends away from normal, या इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। बहुत ध्यान देने की बात है, और ये रिफ्रैक्शन का सबसे बेसिक है कि कब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कब नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये दो लाइनें बहुत ध्यान रखिए कि जब ray of light, when a ray of light travels from rarer medium to denser medium, then it bends towards normal. When it goes from denser medium to rarer medium, it goes away from normal. सबसे जरूरी चीज है, इन दोनों डायग्राम्स को दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसी कंडीशन में यहाँ R ग्रेटर होगा, ऐसी कंडीशन में I इज ग्रेटर देन R, और यहाँ I इज लेस देन R, R इज ग्रेटर देन I। ये दो कंडीशन देखिए बहुत जरूरी चीजें हैं, बिना इनके रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं कंप्लीट, समझ ही नहीं आएगा। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया कि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डेविएट्स इट्स पाथ, डेविएट्स इट्स ओन पाथ, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। अब बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल या बेंड्स टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल, ये डिपेंड करेगा कि दोनों मीडियम में रेयरर और डेंसर कौन है, कि वो रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में जा रही है। लेकिन ये पक्का मान के चलिए कि डिफरेंस अगर नहीं होगा दोनों की डेंसिटी में तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब ऑब्वियसली जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड दो लॉज भी होंगे। तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? चलिए आपको आपकी बुक में ही दिखाते हैं दोनों लॉज। ये दो लॉज आपके, फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं दो लॉज? देखिए आप लोगों ने जो रिफ्रैक्शन के डायग्राम अभी समझे थे, एक बार यहां जल्दी से बना लेते हैं दोबारा से। ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपका, यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये है नॉर्मल। ये आ गए आपके इंसिडेंट लाइट, ये हो गया इसका ओरिजिनल पाथ। अब एक कंडीशन तो ये हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कौन से दो मीडियम यूज हो रहे हैं। तो आपके पास ये इंसिडेंट रे है और ये फर्स्ट या सेकंड वाली कौन है? रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरा क्या है? नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो तीन चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, ये तीनों लाई इन द सेम प्लेन। जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का सेकंड वाला लॉ पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर द सेम प्लेन। तो बस वही है पहला वाला, कोई चेंज नहीं है। रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन आ गया। तो देखिए इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal to the interface of two transparent media, यानी at the point of incidence at all lie in the same plane। तो पहला लॉ आपको वहीं से रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ से मिल जाएगा। इसका सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 12th में भी काम आता है। देखिए सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि रिफ्रैक्शन है तो आपको दो मीडिया चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया सबसे जरूरी चीज, अगर दो पेयर में जो मीडियम का आपका पेयर है ना, कोई एक मीडियम भी चेंज हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। सो फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट, ये दोनों चीजें हम शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। सो फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा।
अगर कलर चेंज हो जाएगा लाइट का, रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएंगे. दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल आर. दिस और इवन दिस, दोनों में से कोई एक ही केस होगा. सो क्या कहता है सेकंड लॉ? साइन आई, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और अपॉन लग गया तो हो गया रेशियो. देखिए लॉ बनाना सीख लीजिए, फॉर्मूला याद रखना है. कांस्टेंट हियर इज कॉल्ड 1 and 2. यहां ये बढ़ा लीजिए अपनी बुक में चाहे तो रेशियो है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रेशियो है, अपॉन में, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए आप, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ, रेशियो शुरू में आ गया, तो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कैसा है ये? कांस्टेंट. किसके लिए कांस्टेंट? जो आपको शुरू में बताया, टू अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ मीडिया. मतलब आपके पास जो दो मीडियम है वो फिक्स हो तो ही ये कांस्टेंट होगा. अगर आपने मीडियम बदल दिया, कांस्टेंट नहीं रहेगा, सेम टू सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा. अगर मीडियम वही रहे, कलर वही रहा, तो ये कांस्टेंट होगा. और इनमें से कोई भी एक चीज अगर चेंज हो जाती है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बहुत ध्यान से सुनिए ये वर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और हमेशा एक बात याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है? सेकंड मीडियम में. फर्स्ट मीडियम से तो आ रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन कम हुआ जब सेकंड मीडियम मिला. तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड आएगा, शुरुआत में आपको थोड़े से अटपटे वर्ड्स मिल रहे हैं बट आदत पड़ जाएगी. रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन जब दो मीडियम होंगे, रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमेशा ध्यान रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सेकंड मीडियम का, क्योंकि रिफ्रैक्शन किस में हुआ है? सेकंड मीडियम से. आई कहां से थी? फर्स्ट मीडियम से, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ये लाइन बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ठीक है, इसको देखिए, लॉ को हम दोबारा से पढ़ते हैं और इसको याद कर लीजिए, कोशिश करिए समझने की, तो अभी से याद हो जाएगा फटाफट से. पहले फॉर्मूला याद रखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 1 and 2. आपकी बुक में ये N21 से भी लिखा होता है. आप इसे N2 पर फोकस रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का है. चलिए यहां फिर से आते हैं. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अलग अलग टुकड़ों में याद कर लीजिए. फिर आएगा रेशियो, अपॉन में है इसलिए रेशियो. तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. कब? फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. देख लीजिए, दिस कांस्टेंट is called the refractive index of the second medium with respect to the first. ठीक है, ये लाइन आप बाद में जोड़िए. दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो बाद में भी जोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की. जरूरी ये लाइन है कि इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, बहुत जरूरी चीज, क्योंकि आगे यही पढ़ने वाले हैं अपन. ठीक है, ये सेकंड लॉ आप कंप्लीट करेंगे, एन से डिनोट करते हैं. ध्यान रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का होता है. अब हम आगे आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स टाइप्स. चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप अपनी बुक में ये चीजें हाईलाइट कर सकते हैं, हम आपको बोर्ड पर बताते हैं सब चीजें. तो हमारा नया टॉपिक क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सेम मटेरियल आप 12th में पढ़ेंगे, तो ये जो पोर्शन है ये 12th में भी सेम टू सेम मिलेगा आपको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि रिफ्रैक्शन कितना हुआ है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब मीडियम ज्यादा डेंसर है और रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ है. रिफ्रैक्शन ज्यादा मतलब
जो बेंड होना है वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उतना ज्यादा हुआ है। तो रिफ्रैक्शन कितना हुआ है, कितने एक्सटेंट तक हुआ है, ये कौन बताता है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंपैरेटिवली हमें ये भी बता देता है कि डेंसिटी कितनी है। तो समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है कि रिफ्रैक्शन कितना ज्यादा हुआ है। क्यों होता है रिफ्रैक्शन? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n से डिनोट है, हमने लिखा n21। ध्यान रखिए, इस n21 को हम ऐसे भी समझते हैं हायर क्लासेज में, 1n2 मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में कौन गया? रे ऑफ लाइट। तब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ध्यान रखिए, सेकेंड मीडियम वो है जिसमें बाद में गई है लाइट, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है। फर्स्ट मीडियम वो होता है जिसमें से होकर वो आ रही थी, और जब वो सेकेंड मीडियम में एंटर हुई है तो रिफ्रैक्शन हुआ है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फॉर्मूला आप अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं, n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो यहाँ ध्यान ये रखिए कि इस n21 को आप ऐसे समझ के चलेंगे कि जो मीडियम है वो 1 and 2 है, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का होगा। अब यहाँ एक बात होता और आती है, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, if first medium is air, then refractive index is called absolute refractive index. Absolute refractive index and denoted by n2। क्यों n2, क्यों n21 क्यों नहीं? भाई फर्स्ट मीडियम तो क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट मीडियम एयर है, तो उसको लिखना ही नहीं है n2। तो n2 का फॉर्मूला क्या बन गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फर्स्ट मीडियम फिक्स हो गया एयर, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फिर आपको फर्स्ट और सेकंड मीडियम नहीं कहना, क्योंकि एक मीडियम तो एयर हो गया, तो अपने आप मीडियम दूसरा बचा। तो n2 इज इक्वल टू, अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को किससे डिनोट करते हैं? c से डिनोट करते हैं। और आप यहाँ अकेला भी लिख सकते हैं, v2 भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका n2 यानी सेकंड मीडियम। तो आप चाहें तो यहाँ v2 भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट। जब भी बात आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप समझ लो फर्स्ट मीडियम एयर है। और अगर आता है ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि आपको फर्स्ट मीडियम भी दिया है और सेकंड मीडियम भी दिया है। बट ये फर्स्ट और सेकंड जब दोनों दिए होते हैं तो हम उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके में। इस पर सवाल भी हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी। देखिए, आपको आपके बुक के टॉपिक दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, कितना चेंज होगा, कौन दिखाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट सबसे ज्यादा भागती है कब, कहाँ भागती है सबसे ज्यादा? एयर में। स्पीड हमने आपको लिखी थी कभी स्लाइड में, 3 × 10⁻⁻⁷ पर सेकेंड। इसके बाद जब भी डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 v1 अपॉन v2। ये इफ मीडियम इज वैक्यूम और एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। और इसको क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किससे डिनोट करते हैं? n2 से। देखिए, ये n2 का आपके पास फॉर्मूला आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो c अपॉन v कर सकते हैं, c अपॉन v2 कर सकते हैं। ओके,
ये आपको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए मीडियम्स के, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1 है, वैक्यूम का 1 मानते हैं। एयर थोड़ा सा डेंस होता है वैक्यूम से, बट वही 1 मान लेते हैं, स्लाइटली फर्क होता है। उसके बाद आप देखते हैं ये आइस, वाटर, अल्कोहल, फ्यूल। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा डेंसर कौन है? डायमंड। डायमंड का 2.42 क्या दिखाता है कि जैसे ही अगर लाइट एयर से डायमंड में आएगी तो लाइट की स्पीड 2.42 टाइम्स लेस हो जाएगी। ध्यान रखिए, जितना यहाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी उनकी उतनी है। और ऑप्टिकल डेंसिटी का फर्क किस पर पड़ता है? स्पीड ऑफ लाइट पर। ये देखिए, अगर 1.50 लिखा है तो स्पीड ऑफ लाइट 1.50 टाइम्स कम हो जाएगी। ये जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये वर्ड आया ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हमने आपको बताया था कि वो जो डेंसिटी हम नॉर्मल डेंसिटी समझते हैं वो लाइट के लिए कितना बिहेव कर रही है, कितना लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट इन अ मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। ये देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर। अभी आपसे कहा था हमने कि जैसे जैसे डेंसर मीडियम में जाती है स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाती है। मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। तो ये वो लाइन है। एक बार इन क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पार्ट के क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, वाटर में जा रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बताएंगे आप लोग। कहां? एयर में जा रही थी और अब कहां पहुंच गई? वाटर में। एयर से वाटर, और जब भी एयर से वाटर जाएगी, एयर से वाटर यानी रेयरर टू डेंसर। अब आप खुद बताइए, अभी बात हो रही थी अपनी, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम इसका जवाब लिखेंगे बिकॉज एयर इज रेयरर देन वाटर, हेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगला पूछा है आपसे, न्यूमेरिकल है छोटा सा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ सिंपली पहला मीडियम एयर दिया है, देखिए फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो फर्स्ट मीडियम एयर दिया है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। हम N2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू C/V। C स्पीड ऑफ लाइट इन, अब आपको दिया क्या क्या गिवन, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, N2 आपको दे दिया 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? V2 आपको फाइंड करना है। वैक्यूम में कितनी दी है? C इज इक्वल टू आपको दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सवाल आ गया आपके सामने, सॉल्व कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला हो गया, N2 की वैल्यू 1.50, C की वैल्यू 3 × 10⁸, V2 फाइंड करना है। यहां आते हैं, V2 ऊपर पहुंच गया, 3 × 10⁸ ऊपर है, नीचे 1.5, जीरो हटा दीजिए, लास्ट का जीरो कोई मतलब नहीं। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो आ जाएगा। 30/15 × 10⁸, 15 2 × 30। V2 इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा जवाब, इजीली किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Find out from table 9.3 the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. देखिए बात हुई थी आपकी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का डायमंड एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का एयर, और अगर एयर के आगे जाएंगे तो आइस। वैसे आप एयर लिखिए, आपको टेबल से लिखना। यू आर गिवन केरोसिन
टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। देखिए जो जितना ज्यादा रेयर होगा लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा फास्ट होगी। तो इन तीन में कैसे पता करेंगे कि रेयर कौन है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वो उतना रेयर, जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेंसर। केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, लेट्स अ लुक। केरोसिन, टर्पेंटाइन, देखिए 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 केरोसिन, टर्पेंटाइन, दो सामने दिख रहे हैं आपको, ये वाटर। देख लीजिए भाई सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का। केरोसिन का 1.44 है, टर्पेंटाइन का 1.47 है। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी? वाटर में। तो हम यहां लिख सकते हैं सबके तीनों के, हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज lesser than kerosene and turpentine, hence the speed of light is fastest in water. The refractive index of diamond is 2.42, ये हम आपको बता चुके हैं कि 2.42 है। तो इसका मीनिंग क्या है कि डायमंड एयर के कंपैरिजन में 2.42, ऑप्टिकल डेंसिटी 2.42 टाइम्स है, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 2.42 times less than vacuum or air। तो ये आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पोर्शन आप लोगों की समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में लेंस और इनका पूरा रिफ्रैक्शन और ये लेसन खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक आप इस वीडियो को तैयार करिए। ओके, बाय।